तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यह दांतों से सजी मुस्कान इतनी मोहक है कि उसमें जीवन की ऊर्जा है। Your toothy smile is so charming that it carries the power of life itself. मृतक में भी डाल देगी जान। यह मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि यह मृत व्यक्ति में भी जीवन फूंक सकती है। That smile is so powerful, it could breathe life into the dead. धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। Even your dust-covered body appears beautiful and graceful. छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, मानो तालाब के कमल तुम्हारी उपस्थिति से मेरी झोंपड़ी में खिल उठे हों। As if the lotus flowers have left the pond and are blooming inside my humble hut due to your presence. परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श से जीवन ऊर्जा का संचार हो जाता है। Your touch seems to infuse life and spirit wherever it reaches. पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, तुम्हारे प्रभाव से कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। Even the hardest stone must have melted into water by the warmth of your spirit. कवि कहता है कि तुम्हारी मुस्कान इतनी प्यारी और जीवन से भरी है कि वह मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर भी सुंदर लगता है। तुम्हारे आने से ऐसा लगता है जैसे मेरी झोंपड़ी में तालाब के फूल, कमल खिल उठे हों। तुम्हारे स्पर्श से पत्थर जैसे कठोर चीज भी पिघलकर पानी बन सकती है। The poet says that your smile is so full of life and beauty that it could even bring the dead back to life. Even your dust-covered body looks beautiful. Your presence makes it feel like lotus flowers are blooming in my little hut instead of the pond. Your touch is so magical that even a hard stone would melt into water. छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। क्या यह तुमसे छू जाने का असर था कि शेफालिका के फूल झरने लगे? समझ नहीं आया कि वह बास था या बबूल। Was it your touch that made the शेफालिका flowers begin to fall? I couldn't tell if it was bamboo or a thorny tree. तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम मुझे देखते रह जाओगे अनिमेष। Did you not recognize me? You will keep staring at me अनिमेष। थक गए हो, आँख लूं मैं फेर? क्या तुम थक गए हो? क्या अब मैं अपनी नजरें तुमसे हटा लूं? Are you tired? Should I turn my eyes away now? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? अगर हम पहली बार मिलने पर एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाए, तो क्या हुआ? What does it matter if we couldn't recognize each other the first time we met? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर आज तुम्हारी माँ हमारे बीच संपर्क का माध्यम न बनी होती, if your mother hadn't become the medium between us today. मैं न सकता देख मैं न पाता जान, मैं देख नहीं सकता था और नहीं पहचान सकता था। I couldn't see, nor could I understand. तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम्हारी यह दांतों वाली मुस्कान कितनी पावन और सुंदर है, यह सचमुच धन्य है। Your toothy smile is truly blessed, it's pure and beautiful. तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, आपकी माँ भी धन्य है। You, your mother are also blessed. चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, सदैव यात्री, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। Ever sojourner, I am different, I am different. इस कविता में कवि एक छोटे बच्चे की मासूम मुस्कान और उसके साथ हुई पहली मुलाकात को लेकर अपने भीतर उठती भावनाओं को व्यक्त करता है।
वह कहता है कि जैसे ही वह बच्चे के संपर्क में आया, चारों ओर सौंदर्य बिखर गया, जैसे हरसिंगार, शेफालिका के फूल झरने लगे। वह सोचता है कि क्या वह पहले कठोर था, जैसे बबूल, और अब इस स्नेहिल स्पर्श से बदल गया है। वह आश्चर्य करता है कि बच्चा उसे देखकर पहचान नहीं पाया, बस स्थिर दृष्टि से उसे निहारता रहा। कवि पूछता है कि क्या वह थक गया है, क्या उसे अब नजरें हटा लेनी चाहिए? भले ही यह पहली मुलाकात है, फिर भी एक आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। कवि मानता है कि अगर माँ ने दोनों के बीच माध्यम न बनाया होता, तो यह सौंदर्यपूर्ण अनुभव न हो पाता। अंत में वह बच्चे की मुस्कान को धन्य मानता है, माँ को भी धन्य कहता है, और खुद को एक चिरप्रवासी यानी हमेशा दूर रहने वाला व्यक्ति मानता है, जो अब पहली बार किसी आत्मीय रिश्ते से जुड़ने की अनुभूति कर रहा है। In this poem, the poet reflects on the deep emotional experience of meeting a young child for the first time. He says that the moment he came in contact with the child, it felt like beauty blossomed all around, like the Shefalika, Parijat, flowers falling gently. He wonders whether he was once like a harsh acacia, babool, tree, now softened by this gentle touch. The child keeps gazing at him silently, without recognition, and the poet questions if he should look away. Though it may be their first meeting, the poet feels a deep spiritual connection. He believes that had the child's mother not served as a bridge between them, he would have never seen or known this feeling. He ends by calling the child's toothy smile a blessing, and the mother too. He sees himself as a constant outsider, a lifelong traveler who is now, perhaps for the first time, touched by such a profound emotional bond. इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? इस प्यारे अतिथि से, जो अभी अभी आया है, तुम्हारा पहले कोई संबंध या संपर्क रहा है क्या? Did you have any past connection with this dear guest? उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर। माँ की उंगलियां ही अब तक तुम्हारा स्वागत करती रही हैं, जैसे किसी पूजा में मधुपर्क, मिठास व प्रेम से भरा सत्कार कराया जाता है। It's your mother's fingers that have been offering the sweet ceremonial welcome, मधुपर्क, all along. देखते तुम इधर कनखी मार। तुम इधर नजरें घुमाकर कनखियों से देख रहे थे। You were glancing this way with sidelong eyes. और होती जबकि आंखें चार। और जब हमारी आंखें आपस में मिलती, तो वह क्षण बहुत खास भावनाओं से भरा होता। And when our eyes met, it was a moment full of unspoken emotion and connection. तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, उस पल तुम्हारी दांतों वाली मासूम मुस्कान खिल उठती थी। Then your toothy smile would bloom. मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे अत्यंत सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक प्रतीत होती है। It appears to me as extremely graceful, radiant, and charming. एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादुआ। यह कोई एक या दो नदियों का प्रभाव नहीं है, बल्कि बहुत सी नदियों के पवित्र और जीवनदायी जल का जादू है। It's not the magic of just one or two, but of many rivers flowing together. एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा था। यह गरिमा, महानता या पवित्रता किसी एक या दो हाथों के स्पर्श की नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के पवित्र और करुणामय स्पर्श की गरिमा है। It is not the grace of just one or two hands, but the dignity born from the touch of millions and millions of hands. एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्मा। यह कोई एक या दो खेतों की मिट्टी नहीं है, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुण, उसका स्वभाव, उसकी शक्ति है। Not from one, not from two,
but it's the essence and character of thousands of fields soil. फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है। फसल आखिर है क्या? कुछ खास नहीं, वह तो बस नदियों के पानी का एक जादुई परिणाम है। What is a crop, really? Nothing more, just the magic of the river's water. वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। वह फसल या उत्पादन हाथों के श्रम और प्यार से हुए स्पर्श की महिमा है। It is the glory of the touch of hands, the result of labor and love. रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यह फसल जीवन सृजन सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है और यह हवा की थिरकन हलचल में छिपा हुआ एक संकोच है। It is a transformation of the sun's rays, a quiet hesitation captured in the flutter of the wind. यह कविता हमें बताती है कि फसल केवल किसी एक व्यक्ति या एक स्रोत का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह सामूहिक प्रयास और प्रकृति के सहयोग का सुंदर रूप होती है। यह ढेर सारी नदियों के जल का जादू है, लाखों करोड़ों मेहनती हाथों के स्पर्श की गरिमा है और हजारों खेतों की मिट्टी के गुणों का मिलाजुला स्वरूप है। कवि पूछता है कि फसल आखिर है क्या? वह केवल प्रकृति की शक्तियों, जल, मिट्टी, सूर्य की किरणों और हवा की थिरकन का रूपांतरण है। यह केवल मेहनत नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति और समाज की भागीदारी का परिणाम है। मिट्टी की भूरी, काली और चंदनी सुगंध, सूर्य की गर्मी और हवा की नमी, सब मिलकर जीवन को जन्म देते हैं। यह कविता कृषि, प्रकृति और सामूहिक सहयोग की महिमा को सुंदर रूप में दर्शाती है। This poem beautifully reflects that a crop is not just the result of one or two sources, it is a magical creation shaped by the collective power of nature and human effort. It is the wonder of countless rivers' water, the dignity of millions of hard-working hands, and the rich character of thousands of fields' soil. The poet asks, what is a crop, really? It is nothing but a transformation of the sun's rays, the gentle hesitation of the wind, and the earthy essence of various kinds of soil. This piece celebrates how sunlight, water, air, and human touch all come together to create life. It's not merely a product of labor, but a harmonious offering from both nature and society, showing how deeply interconnected creation truly is. Dear students, if you found this explanation helpful, please share this video with your friends so they can also benefit from it. I've included links to summaries of other lessons in the description. Be sure to check those out as well. For more lesson explanations, don't forget to subscribe to our channel.